हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप भी के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। हमारे बॉडी में क्या क्या किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन में आपको क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे आप एक हेल्दी लाइफ को बिता सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। कार्बोहाइड्रेट नाम सुना होगा, प्रोटीन, फैट, विटामिन, फाइबर, मिनरल, खनिज, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसी वजह से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और उसके साथ साथ में अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट के ज़रिए फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई दोस्त है तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपने जब भी एग्जाम देखा होगा तो न्यूट्रिशन से जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके छोटे से लेकर बड़े से बड़ा एग्जाम, चाहे फिर वो आपका आरएस का एग्जाम हो या हम तो वैसे राजस्थान की एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ये जो क्लासेस है वो आपके अनदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस है तो ये आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, गारंटी है, देख लेना चाहे तो। चलो बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन या जिसे हम कहते हैं पोषण। होता क्या है न्यूट्रिशन एंड पोषण? देखिएगा, आप खाना खाते हैं, खाना तो खा लिया, अब ऐसा तो नहीं है ना कि खाना खा ले और आपको एनर्जी मिल जाएगी। पोषण क्या है? जब आप खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको एनर्जी मिलती है। अब उस एनर्जी के लिए पहले पाचन करवाना ज़रूरी होता है। जब पाचन होगा तो एनर्जी मिलेगी। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है पाचन के बाद जो आपको एनर्जी मिलती है, और ये सारा होता है एक केमिकल प्रोसेस, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ये आपको जो एनर्जी मिलना है इसे ही हम कहते हैं पोषण, कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिएगा, जीवधारियों के द्वारा भोजन ग्रहण करके उसे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करना, इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब पोषण तो समझ में आ गया। जैसे ही आपने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, उस पाचन के बाद जब आपकी कोशिकाओं को उससे एनर्जी मिलती है उस क्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है इतना तो समझ में आ गया, बट क्या हमें क्या खाना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कौन कौन से पोषक तत्व हमें लेने चाहिए, कौन सा पोषक तत्व किसमें क्या क्या शामिल होता है और कौन किस तरीके से काम करता है? क्लियर? देखते हैं। पोषक तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका है कार्बनिक जिसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और दूसरा है आपका अकार्बनिक जिसे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। कार्बनिक यौगिक जो है ये आपके बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आप इनको लेते हैं, इसी वजह से हम इनको बोल रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम इनको क्या बोल रहे हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं क्योंकि आप ये बहुत बड़ी अमाउंट में लेते हो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, फैट, खाना खाते हो ना, अनाज खाते हो, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, मिठाइयाँ, वो सब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आता है। दालें, मशरूम्स वगैरह प्रोटीन, फैट में जैसे तेलीय चीज़ें, फैटी चीज़ें, घी, तेल, कुछ ऐसी चीज़ें, मैदा वगैरह, वो है फैटी चीज़ें। तो ये आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हो, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि गुरु पोषक तत्व। क्लियर? उसके बाद में आपका आता है अकार्बनिक यौगिक। एक बार छोड़ रही हूँ, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं मिलेगा। इन सभी में आपको कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। क्लियर? इसी वजह से इनका नाम क्या है? कार्बनिक यौगिक है। परंतु आपके कुछ ऐसे हैं जिनको बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको जल, जैसे कि जल मिलेंगे, मिनरल्स और लवण मिलेंगे, और साथ ही में फाइबर्स ढेरों सारे, और यहीं पर आपके आते हैं विटामिन्स। अब देखिएगा कि मैंने यहाँ पे विटामिन को अलग क्यों रखा है। विटामिन जो है ना ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये आपका कार्बनिक यौगिक है, परंतु ये आप बहुत कम मात्रा में लेते हैं, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। साथ ही में ये वाले जो है इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है, ज़्यादा आप नहीं लेते हैं।
एक चीज़ और भी है कि आपके जो ये वाले जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको एनर्जी सिर्फ इन्हीं से ही मिलती है। आपको एनर्जी जो है वो सिर्फ इन्हीं से ही मिलती है। इनसे आपको किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। इनसे आपको किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी सिर्फ आपको 3 ही चीज़ों से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हमें पाचन भी इनका ही करवाना होता है। समझ पा रहे हो ना कि क्या बोल रहे हैं? समझे विनोद? ठीक है कि क्या हम बता रहे हैं आपको? तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन्हीं से ही आपको एनर्जी मिलती है। बाकी जो है विटामिन, जल, खनिज लवण, फाइबर्स, इनसे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। आई थिंक गॉट इट ना। चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं जो आप इतना न्यूट्रिएंट लेते हैं। सबसे पहला तो आपके बॉडी को एनर्जी देंगे। अगर एनर्जी का काम नहीं कर रहे हैं जो दूसरे वाले थे, तो वो आपके बॉडी में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। साथ ही में शरीर की ग्रोथ करने में भी हेल्प करते हैं। आप जब अच्छी चीज़ें खाओगे, अच्छा सा न्यूट्रिशन लोगे, न्यूट्रिएंट आप लोगे, तभी तो आपका जो शरीर है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, बीमारियां लग जाएंगी। साथ ही रोगों से सुरक्षा करने का काम भी करता है। अगर इनमें से किसी चीज़ की कमी हो रही है या अति होती है तो कहीं ना कहीं बीमारियां हो जाती हैं। क्लियर? अब थोड़ी सी बात करते हैं कि मैम ये जो आपने उपापचयी क्रियाएं बताई है ना, थोड़ा सा ये बता दो, समझ नहीं आ रहा है। ये हमारी थोड़ी दुखती रग है, समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। चलिए देखिए, उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो होता है एनाबॉलिज्म जिसे आप उपचय कहते हैं, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म जिसे आप अपचय कहते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सरल से जटिल अणुओं का निर्माण होना। सरल से जटिल अणुओं का यानी कि छोटे छोटे अणु जो बहुत सारा बड़ा अणु बनाएंगे, उसे आप कहते हैं उपचय। क्लियर? और अगर बात करते हैं अपचय, तो अपचय में ध्यान रखिएगा कि इसमें जस्ट टूटना, बड़े से छोटे अणुओं का निर्माण होना, उसे आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म। क्लियर? अब देखिएगा, आपको यहाँ पे ये जो एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया है ये कहाँ पे होती है। मैंने बोला कि सरल से जटिल अणुओं का निर्माण होना। आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं ना, कहीं पर आपको चोट वगैरह लग गई है, घाव हो गया है, उस घाव को भरना, आपकी बॉडी में जो सेल डिवीजन्स होते हैं, कोशिका विभाजन होता है, या कहीं पे नए अंगों, मतलब अगर कहीं से कट गया है तो उस जगह पे नया अंग फिर से आना, कहीं पे कट लग गया है तो वो घाव भर जाना, आपकी बॉडी की ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, उसमें जो ये पूरा प्रोसीजर है वो आता है एनाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है? और कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म में जब आपके जो भोजन पदार्थ है उनसे जो आपको एनर्जी मिलती है वो आपका आता है कैटाबॉलिज्म के अंदर। अब यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि श्वसन जो है वो एक अपचयन अभिक्रिया है, और ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अब मेनली हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या कुछ खास बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके अलावा फिर प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, विटामिन क्या है, फाइबर क्या है, मिनरल क्या है, दैट्स इट। ये सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। संरचना में जटिल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से ही मिलकर बनते हैं। और इनका अनुपात कैसा होता है? इनका एक फिक्स रेशो है 1:2:1। ठीक है? मतलब कि जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, अगर उसमें कार्बन का अनुपात 1 है तो हाइड्रोजन का अनुपात भी 1 रहेगा और ऑक्सीजन का अनुपात होगा 2। हमेशा कार्बोहाइड्रेट इसी ही अनुपात में होंगे और ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। क्लियर? चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके बॉडी में आपको शक्ति देने का काम करता है, यानी कि एनर्जी देने का काम करता है। आप सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लेते हैं अपनी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। और कितनी एनर्जी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.1 या 4, जनरली 4 कैलोरीज एनर्जी आपको मिलती है। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ इसके बारे में और चीज़ें।
कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, क्योंकि मैंने बोला कि संरचना में जटिल होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, इसकी एक यूनिट है जिसका नाम है सैकेराइड। क्या नाम है? सैकेराइड है। दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसके जरिए वो आपस में जुड़े होते हैं, जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहाँ पर आएगा ये बॉन्ड? देखिएगा, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कुछ प्रकार का होता है, 3 प्रकार का रहेगा। एक तो है सबसे पहला मोनोसैकेराइड, जो सबसे सिंपल है, ठीक है, इसके डाइजेशन में ज़्यादा कुछ तामझाम की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, एंड थर्ड है पॉलीसैकेराइड। तो जैसे जैसे अब डाई की बात करेंगे तो 2, और ओलिगो में आते हैं लगभग 2 से 10 तक के बीच में अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहे हैं तो वो आते हैं आपके डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। और 10 से ज़्यादा अगर आ रहे हैं मोनोसैकेराइड तो उसे बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ेंगे तो कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा, बस वही बॉन्ड कौन सा है? उसी बंध का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी बंध का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बंध, उसी का ही नाम है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट मोनोसैकेराइड, जो कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जिसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पाचन की भी इतनी ज़्यादा, मतलब आसानी से पाचन इसका हो जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, सबसे सिंपल फॉर्म है, आसानी से पानी में घुल जाता है, जैसे पेंटोज, जैसे ग्लूकोज, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज शुगर, ग्लैक्टोज, ये सारे हमारे मोनोसैकेराइड के ही एग्जाम्पल हैं। अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है और कौन सा नहीं है, कौन सा डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, कौन सा पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज। यहाँ पे ना आपके जो भी हम अभी कार्बोहाइड्रेट की बात करने वाले हैं, इनमें हम जनरली पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, या आपके ये जो भी हैं, ये किस किस से मिलकर बने हैं, कौन कौन सी शुगर है, इनके अनदर नेम क्या है, इनका यूज़ कहाँ पे है, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी से ही रिलेटेड हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्लूकोज, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा। इसे हम ब्लड शुगर कहते हैं, इसे हम ग्रेप्स शुगर कहते हैं, और इसे हम सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर पाचन हो जाता है फूड का, तो वो सबसे सरल अवस्था ग्लूकोज में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और आपकी जो कोशिकाएं हैं ना, वो इसी से ही एनर्जी लेती हैं, क्योंकि आपकी जो कोशिकाएं हैं ना, वो छुटकू हैं, अब वो इतने कॉम्प्लेक्स फूड से तो एनर्जी लेंगी नहीं ना, इसीलिए तो हमें पाचन की आवश्यकता पड़ती है। और पाचन के बाद आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका शरीर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेता है, तो वही कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपल अवस्था ग्लूकोज में बदल जाता है, और इसी वजह से अब कोशिकाएं उससे एनर्जी लेती हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर फ्यूल, यानी कि कोशिकीय ईंधन कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है सेलुलर फ्यूल किसे कहते हैं, ग्रेप्स शुगर किसे कहते हैं, ब्लड शुगर किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, सबसे सरल अवस्था है, तो ज़्यादा पाचन में समय लगेगा नहीं। अगर पाचन आसानी से हो रहा है तो एनर्जी भी बहुत आसानी से ही मिल जाएगी। क्लियर? सोर्सेज की बात करेंगे, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, तो इनसे आपको यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो अगर पूछा जाए ग्रेप शुगर, आंसर ग्लूकोज। आपका ब्लड शुगर, आंसर ग्लूकोज। अगर पूछा जाए कि सेलुलर फ्यूल किसे कहते हैं, आंसर ग्लूकोज। देखो कितने सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज भी क्या है? एक सिंपल मोनोसेकेराइड है, और ध्यान रखिएगा दूध में विलय होता है। जितने भी सिंपल मोनोसेकेराइड होंगे उनका फॉर्मूला यही होगा। फ्रक्टोज की बात करते हैं तो ये हमारी नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्राकृतिक, सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर कौन सी है? नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, जिसका नाम है फ्रक्टोज। इसको हनी शुगर भी कहते हैं। हनी में जनरली आपको फ्रक्टोज, ऐसे तो आपको सुक्रोज वगैरह भी मिलती है, बट जनरली फ्रक्टोज मिलेगी, इसी वजह से हम इसको हनी शुगर भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि फ्रूट से आपको ये शुगर मिलती है। क्लियर? तो हनी है, फ्रूट्स हैं, उनसे ये आपको देखने को मिलेगी।
आगे बात करते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जिसमें या तो दोनों सेम मोनोसैकेराइड जुड़े हों जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज, या डिफरेंट डिफरेंट जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज गलेक्टोज, तो इस प्रकार से जब जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। और ओलिगो में क्या होगा, ओलिगो में अगर 2 से लेकर 10 तक आपके मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो उसे कहा जाता है ओलिगो कहते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ग्लेक्टोज है, फ्रक्टोज है। वैसे ही डाइसैकेराइड में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुक्रोज। अब सुक्रोज का हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कि सुक्रोज क्या है। घरों में आप चीनी इस्तेमाल करते हो ना, चीनी, टेबल शुगर कहते हैं उसको, ठीक है, वो क्या है, सुक्रोज है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टेबल शुगर। अब हम कहते थे कि ना टेबल शुगर यानी कि जो टेबल पे शुगर रखते हैं, कौन सी ना, ध्यान रखिएगा, चीनी, जो आप नॉर्मल घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं वो टेबल शुगर ही है। क्लियर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों से मिलकर बनती है, फॉर्मूला C12H22O11, इनसे मिलकर बनता है, इसे टेबल शुगर, इसे गुड़ शुगर कहते हैं, इसे जैगरी शुगर, गुड़ यानी कि जैगरी शुगर। और यह आप किससे प्राप्त करते हैं, शुगर केन यानी कि गन्ने से, बीटरूट, क्योंकि गन्ने से भी हम चीनी बनाते हैं, बीटरूट यानी कि चुकंदर से भी हम चीनी बनाते हैं, तो आप इन सोर्सेज से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसे क्या बोला जाता है, टेबल शुगर, गुड़ शुगर भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, या सुक्रोज किससे मिलकर बना है, या टेबल शुगर किसे कहते हैं। कई बार मिलान वाले प्रश्न आ जाते हैं जहां पर आपको मिलान करना होता है, वहां पे तो बहुत बार आरएस में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था, मिलान वाला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है माल्टोज। माल्टोज भी कैसा है, डाइसैकेराइड है। सोर्सेज क्या है, ड्राई फ्रूट्स, और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज इन दोनों से ही मिलकर बना हुआ है। अब इसके अंदर जैसे कि अंकुरित अनाज वगैरह है, अंकुरित बीज है, आपके जो वगैरह है, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके अंदर आपको माल्टोज देखने को मिलता है। अब ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो इसको माल्ट शुगर, इसको बादाम शुगर भी कहते हैं। क्लियर, इसको बीज शर्करा भी कहते हैं क्योंकि अंकुरित बीजों में ये आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, लैक्टोज, इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, या आपको मिल्क में देखने को मिलती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मिल्क शुगर का नाम बता दीजिए, आंसर लैक्टोज, आंसर लैक्टोज। तो हमने थोड़ी देर पहले ग्लेक्टोज डिस्कस किया था जो कि आपकी कैसी थी, मोनोसैकेराइड। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपके लैक्टोज है ये ग्लूकोज और ग्लेक्टोज इन दोनों से मिलकर बनती है, पूछा जाता है। क्लियर, तो इतनी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी का जो ये है हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। फ्रक्टोज फलों में पाए जाने वाली डाइसैकेराइड शुगर है, नहीं, हमने तो देखा था कि कैसा है, मोनोसैकेराइड है। कैसी है, मोनोसैकेराइड है, तो ये आपका गलत हो गया। क्या पूछा है, सत्य। ग्लूकोज को फ्रूट शुगर कहते हैं, नहीं, आपका जो फ्रक्टोज है उसे हम फ्रूट शुगर कहते हैं, गलत। माल्टोज दूध में पाई जाती है, नहीं, सीड्स में पाई जाती है, जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर पाई जाती है, तो ये भी आपका गलत। फ्रक्टोज प्राकृतिक शर्करा में सबसे मीठी शुगर होती है, बिल्कुल सही है, इसे इसी वजह से स्वीटेस्ट शुगर भी कहा जाता है, और कैसी है, नेचुरल है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड, जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। डाइसैकेराइड की बात करेंगे, फ्रक्टोज आपका मोनो है, ग्लूकोज भी आपका मोनो है, और ये आपका ट्राई है, ये आपका ट्राई ये सैकेराइड है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो माल्टोज है ये आपका डाइसैकेराइड है। तो राइट आंसर क्या होगा, आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आई होप यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड जो है ये हम कल करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो और इसके कुछ पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।